हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 4, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुल 20 प्रश्न। हालांकि हम लोग डिस्कशन भी ज़बरदस्त तरीका से करते हैं दोस्तों, और 20 प्रश्न की जगह पर हम लोग 60 प्लस प्रश्न कर लेते हैं। तो आपको पक्का बेनिफिट होगा एग्जाम से पहले अगर आप यह सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को यानी स्टडी पॉइंट 11 के इस वीडियो को अपने परिवार के इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आपका परिवार बड़ा होगा तब जाकर और मजा आएगा सेट प्रैक्टिस करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक दमदार प्रश्न के साथ दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठेंगे दोस्तों। जब भी मेरा वीडियो देखते हैं मैं बार बार यह वीडियो में बोलते रहता हूँ कि पेन और कॉपी लेकर ही मेरा वीडियो देखें। जो प्रश्न आपको नहीं आता है सीधे आपके कॉपी में नोट होना चाहिए और एग्जाम से पहले उसको रिवीजन करते रहना है। बस इतना आप काम करें। हिंदी और जीके जिसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे 21। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय देने वाला हूं, और उस 5 सेकंड में या तो आप अपने कॉपी में उत्तर करें या फिर कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको उत्तर करते चलना है। 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, निगम कर। दोस्तों निगम कर है जो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। इस टैक्स की वसूली कौन करता है? केंद्र सरकार। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन में दिख रहे हैं, भू राजस्व, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, ये तीनों के तीनों राज्य सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, ठीक। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो निगम कर है, जो आपका राइट आंसर हुआ था निगम कर, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। कौन सा कर? प्रत्यक्ष, ठीक है। याद रखेंगे ये भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। मांग का अनुदान कब बन जाती है? जो दोस्तों मांग है वह अनुदान कब बन जाती है? आपके 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन को रीड करेंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मांग जो है स्वीकार हो जाने के बाद अनुदान बन जाती है, ठीक है। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करती है कुछ पैसे की, कुछ मदद की, अगर केंद्र सरकार उसको स्वीकार कर लेती है, उस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो वह अनुदान के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा अनुदान क्या होता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? 275, याद रखेंगे, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। दोस्तों न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण न्यायिक समीक्षा बनाता है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा तो दोस्तों आपको याद है कि न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ये क्या कर सकता है कि अपने दिए गए फैसला को फिर से एक बार देख सकता है, समीक्षा कर सकता है और अपने निर्णय को बदल भी सकता है, ठीक है। ये किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, जो कि एक न्यायिक संस्था है, उच्चतम न्यायालय। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है यह किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा। और ये पेपर एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछा गया था। इस बार का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है आर्द्र न्यून तापीय, शुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय जलवायु। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु दोस्तों टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम भी है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यह जलवायु जो है 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। कौन? ध्रुवीय जलवायु, या फिर आप टुंड्रा जलवायु भी बोल सकते हैं, ठीक। बात करें दोस्तों जलवायु क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखेंगे किसी भी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि के मौसम की अवस्था जो होती है ना, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको ही जलवायु परिवर्तन
कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो दोस्तों यह कथन है आपके भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बोला था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध करा देती है और आवधिक भी। किनका कथन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से कुछ हम लोग फैक्ट फटाफट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने ऐसा बात को बोल दिए, ठीक। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो है 29 अगस्त 1947 को इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक। और बी एन राव का आप लोग नाम सुने होंगे, वे क्या थे? संवैधानिक सभा के सलाहकार थे, ठीक। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रस्तावना पेश किया था 1946 को, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया गया। इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे दोस्तों, ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा दोस्तों, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करें दोस्तों कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और यह जो कैनिंग वाला प्रश्न है ना, प्रथम वायसराय वाला, यकीन मानिए जिस एग्जाम लिया जाता है रेलवे के द्वारा, जैसे रेलवे ग्रुप डी का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, एसएससी के द्वारा, तो इस प्रश्न को जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाओं में क्या अंतर आती है? तो दोस्तों जब मानव शरीर में आप भारी मात्रा में आसवन जल डाल देंगे तो जो लाल रक्त कोशिका है ना, यह सूज जाती है, यानी सूजन उसमें आ जाती है। और जैसे ही सूजन आती है तो फट भी जाती है। याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि देखिए दोस्त, मानव शरीर में जब आप भारी मात्रा में आसवन जल डालेंगे तो लाल रक्त कोशिका जो है पहले तो सूजेगी, फैलेगी और उसके बाद फट जाएगी, ठीक। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, रक्त आपको पता है कि एक संयोजी ऊतक है, पता है ना, संयोजी ऊतक है रक्त। और क्या पता है आपको कि लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक, ये भी पता है आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, तो हाथी में पाई जाती है। और दूसरी तरफ सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण जो होती है उसमें सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग जूम करेंगे। चलिए देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, यूरेनियम का। यूरेनियम का इस्तेमाल दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यूरेनियम के साथ साथ दोस्तों प्लूटोनियम 239 का भी यूज किया जाता है। और यूरेनियम के साथ आप लोग लगा लेंगे 235। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए, ये तो हो गया ईंधन के रूप में। अब मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे, भारी जल यानी D2O। सूत्र क्या होता है भारी जल का? D2O। इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप ग्रेफाइट के रड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, मंदक के रूप में। और ये मंदक करता क्या है? तो दोस्तों रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है, गति होती है, मोशन होती है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, धीमा कर देता है, D2O या ग्रेफाइट। नेक्स्ट, खाली स्थान के बनने से संग्रहित रक्त जो होता है भूरा हो जाता है। संग्रहित रक्त मतलब यानी कि आप रक्त को इकट्ठा किए हुए हैं और वह रक्त किस कलर में बदल जाता है? तो भूरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथेमोग्लोबिन। इसके कारण जब ये मिथोग्लोबिन बनता है तो जो भी रक्त रखा गया था स्टोर करके, उस रक्त का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, जो कि खराब हो जाता है। याद रखेंगे दोस्तों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप लोग को यहाँ यह प्रश्न भी बताना है कि किस प्रकार का प्रकाश सबसे कम प्रभावशाली होता है। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो चलिए, इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक प्रभावशाली होता है आपका लाल रंग। ठीक, लाल रंग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। और सबसे कम की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। ये भी आप याद रखेंगे, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, और बात करें दोस्तों तो पौधों में जल, प्रकाश, प्राणवायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है ना, उसको ही क्या हम लोग बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। 20 प्रश्न का सेट है दोस्तों, लेकिन 20 प्रश्न से हम लोग कोशिश करेंगे कि 60 प्लस प्रश्न को देखा जाए। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, बिल्कुल आपको भी पता है। क्यों करता है ये आपको बताना है। क्यों करता है, कैसे करता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को पैदा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, मजबूत कर देता है टीकाकरण। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था, इसमें क्या किया जा रहा था, हम लोग को इंजेक्शन लगाया जाता था, टीका लगाया जाता था। ठीक है, वो भी एक टीका का ही प्रकार है, जिसमें हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति जो है उसकी क्षमता को क्या कर देता था, बढ़ा देता था। ठीक, बात करें दोस्तों टीका से सवाल आया है, तो टीका के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर के द्वारा दोस्तों चेचक टीका का आविष्कार किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेचक टीका का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। बात करें पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने किया था, तो जॉन ई साल्क ने किया था। किसने पोलियो वैक्सीन की खोज किया, तो जॉन ई साल्क ने किया। बीसीजी की बात करें दोस्तों, बीसीजी, तो बीसीजी का खोज किया था दोस्तों यूरिन कॉलमेट ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कॉलमेट ने किया था। और एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्लेमिंग का नाम आप लोग सुने होंगे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक, और बात करें दोस्तों तो जो WBC है, इसको शरीर का आर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्मी, क्योंकि यह रोग से लड़ता है दोस्तों, रोग वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे यह युद्ध करता है, इसलिए से शरीर का आर्मी बोला जाता है WBC को। ठीक, और इसका निर्माण कहाँ होता है WBC का, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक, आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका गोलकुंडा किला स्थित है। इसको बनवाया किसने था, तो याद रखें काकतीय साम्राज्य के वारंगल राजा थे, इनके द्वारा बनाया गया था गोलकुंडा का किला। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए, बालाजी बाजीराव जो थे ये तीसरे नंबर के पेशवा थे। ठीक, बालाजी बाजीराव का कार्यकाल आपका 1740 से 61 तक था। और बात करें तो प्रथम पेशवा कौन थे, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ थे, ये पहले पेशवा थे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है, ऑप्शन है पेसो, डॉलर, यूरो या येन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, यूरो। जर्मनी की मुद्रा यूरो है, याद रखेंगे। येन जो है जापान की है, और यूरो आप लोग पढ़े होंगे, यूरोपीय संघ के जो 20 देश हैं वहाँ यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। और पेसो आपका कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, तो अर्जेंटीना में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेसो का। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
दोस्तों बात करें यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वो है आपका एशिया, जिसमें भारत, चीन वगैरह देश आते हैं। एशिया में श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हुआ, ये सब किस महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। चलिए एक क्रम देख लेते हैं दोस्तों, घटते क्रम में सबसे पहले आपका एशिया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करें दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो दक्षिणी अमेरिका को ले लीजिए। उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा, और सबसे उसके बाद यूरोप एक हो जाता है ना, यूरोप। और सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एशिया, दूसरे स्थान पे कौन है, तो अफ्रीका है दोस्तों। और सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, मैंने वीडियो में किसी सेट में मैंने ये भी प्रश्न कराया था कि प्यासी भूमि का देश किस देश को बोला जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्यासी भूमि का देश किस देश को बोला जाता है, थोड़ा कमेंट में बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 23 नवंबर 1919 को किए थे, ठीक, याद रखेंगे। वैसे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1919 से लेके 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन चला था। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, राजनीतिक पुनरीक्षण, बिल्कुल ये प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण अभी हम लोग शुरुआती प्रश्न में किए थे। कानूनी पुनरीक्षण ये भी कर लिए हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सर्वोच्च न्यायालय को इन चारों यानी राजनीतिक परीक्षण, न्यायिक परीक्षण और कानूनी परीक्षण, इनको प्राप्त है अधिकार, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अच्छा, यह किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो बताएंगे कि सर 100 किधर गया प्रश्न, यहाँ है सर। 137 नंबर का जो अनुच्छेद है इसमें बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में। आइए बात करते हैं अब आज के 38 नंबर प्रश्न का। ताइवान की प्रथम प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में। दोस्तों ताइवान की प्रमुख कंपनी है पेगाट्रॉन, इसने भारत के चेन्नई शहर जो है यहाँ आईफोन का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है, तो दोस्तों रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60 प्राप्त किया है भारत अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है, नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IUCN से जुड़ा हुआ है नेचर 2030 कार्यक्रम। तो ये रहा आपके 20 प्रश्न। सेट नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका स्कोर क्या रहा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को कितने लोगों के बीच आपने शेयर किया ये भी ज़रा बता देंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपका करेंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3 भी अपलोड कर दूँ, जिससे आपको पढ़ने और एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।